नगर बीएमसी माध्यमिक विद्यालय इथे मराठी विषयाचं अध्यापन करतोय आणि आजचा आपला विषय आहे उपयोजित लेखन. यामध्ये सारांश लेखन. हा उपयोजित लेखनचा जो प्रश्न असतो तो प्रश्न 5 मध्ये दिला जातो आणि ह्यामध्ये आपल्याला अपठित प्रश्न पहला ई जो रहता है, प्रश्न पहले का ई, उसका जो अपठित गद्य उतारा रहता है उसका सारांश लेखन करना होता है. सारांश लेखन करते समय जो आप परिच्छेद पढ़ते हो उसको आपको ध्यान से पढ़ने के बाद उसका 1/3 यानी से 100 से 120 शब्दों तक उसके आपको लिखना होता है. सारांश लेखन. अब हे सारांश लेखन क्या होता है? सारांश लेखन म्हणजे काय? तर उतार्यातील लेखकाने लेखक आणि त्यांनी मांडलेले विचार थोडक्यात आटपशीरपणे स्वतःच्या भाषेत मांडणे म्हणजे सारांश लेखन होय. जो पैसेज आपको आता है, जो परिच्छेद आपको दे आता है वो अपठित होता है. अपठित यानी आपने उसे कभी भी पढ़ा नहीं होता, मतलब आप उसे कभी देखा नहीं होता है. कभी एक पेपर से आ सकता है या किसी दूसरे बुक से आ सकता है, 5वीं के बुक का आता है, आ सकता है 9वीं के या 12वीं के, कौन सा भी एक पैसेज किसी भी इसमें से वो आपको आता है. अपठित यानी जिसे आप लोग ने कभी ना देखा हो, ना पढ़ा हो, किसी से ना सुना हो, इसे अपठित कहा जाता है. अपठित यानी अपठित उतारा रहता है. बच्चे हड़बड़ा जाते हैं, उनके ध्यान में नहीं आता है कि हमने पूरी किताब पढ़ी है लेकिन ये तो नहीं, हमने किधर देखा नहीं, फिर ये कहाँ से आया. ये किताब से नहीं होता है, किताब के बाहर का रहता है. अब उस जो पैसेज आपको आएगा एग्जाम में उसे ध्यान पूर्वक पढ़ने के बाद उस पैसेज में जो विचार दिए हैं वो विचार कम से कम शब्दों में यानी 100 से 125 शब्दों में आपको क्या करने होते हैं, उसे आपको ऑटोप्सी यानी कि अपने भाषा में यानी मराठी भाषा में ही उसे लिखना है. अपना भाषा में जिस भाषा का पेपर है उसी भाषा में आपको क्या होती है, उसका सारांश आपको लिखना होता है. उतार्यातील लेखक आणि मांडलेले विचार, जो पैसेज में विचार दिए हैं, जो अच्छे अच्छे विचार है, आप उसे अंडरलाइन कर सकते हैं लाइन्स को, और उसे क्या कर सकते हैं, फिर आप कम से कम शब्दों में उधर अच्छी लँग्वेज में अच्छी भाषा में उसे लिख सकते हो. आपले म्हणणे थोडक्यात सांगा. हे आजच्या धावपळीच्या युगातले काय आहेत, परवलीचे वाक्य आहेत. फापट पसारा नकोय, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है. जो कुछ कहना है कम से कम शब्दों में, कम से कम इसमें टाइम में आपको उधर करना है. कारण काय आहे, जास्त कुणाला ऐकून घेण्याची आजच्या धावपळीच्या युगामध्ये सवय नाहीये, कुणाकडे तेवढा वेळ नाहीये. त्यामुळे एखाद्या विस्तृत लेखनाला त्याचा संपूर्ण आशय लक्षात येईल अशा पद्धतीने संक्षिप्त रूप देणे हे महत्वाचे कौशल्य आहे. आणि हे कौशल्य विकसित करण्याच्या उद्देशाने सारांश लेखन या घटकाचा अभ्यासक्रमात काय केलेला आहे, समावेश केलेला आहे. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे, अपठित गद्य उतारा आपको लिखना है, लेकिन ये क्यों लिखना है, इसे आपके दृष्टि से क्या महत्व है, ये पेपर परीक्षा में उसका इस्तेमाल समावेश क्यों किया गया है. तो आज के जमाने में कम से कम शब्दों में या जो भी आपको कहना है वो कम से कम बातों में, कम ये जो कौशल्य है इसे विकसित करने के उद्देश्य क्या किया है, इस सारांश लेखन को अपने अभ्यासक्रम में उसे समावेश किया गया है. सारांश लेखन प्रश्न 5वां अ. सारांश लेखन का है, प्रश्न 5वां अ यानी कि उपयोजित लेखन में प्रश्न 5वां अ में आता है. अब कृती पत्रिकेत उपयोजित लेखन विभागात प्रश्न 5वां अ मध्ये 6 गुणासाठी सारांश लेखनाची कृती विचारली जाईल. और एग्जाम में क्या होगा, प्रश्न 5वां अ में
कृति पत्रिका जो होती है उसमें उपयोजित लेखन के अंदर प्रश्न 5 में आपको 6 नंबर के लिए सारांश लेखन एक जो कृति है वो पूछी जाती है। पत्र लेखन व सारांश लेखन यामध्ये एक विकल्प आहे, एक ही नहीं, उसमें और में रहता है। और में कृती पत्रिकेतील गद्य विभागातील प्रश्न 1 अपठित उत्तराचा 1/3 शब्दात सारांश लिहिणे अपेक्षित आहे। और में आपको बातमी लेखन आएगा या जाहिरात लेखन आएगा जो भी रहे, तो कृती पत्रिका में गद्य विभागातला जो प्रश्न पहिला अ असतो, जो मैंने अपठित उत्तर आपको कुछ दिन पहले पढ़ाया है, प्रश्न पहला अ में जो अपठित उत्तर रहता है, इसका लेक्चर मैंने पहले दिया था आपको, तो उसी पैसेज का क्या करना है आपको, 1/3 सारांश क्या करना है, इस में लिखना होता है। न तो सारांश लिखने के लिए बोला गया है, इधर पैसेज तो नहीं दिया है, बच्चों हड़बड़ा जाते हैं, सारांश कैसे लिखना होता है उनके ध्यान में नहीं आता है कि क्या लिख करना है। तो जैसे ही बताया जाता है कि अपठित प्रश्न पहला ई देखने का और उधर से क्या करने का, अपना सारांश लेखन लिखणे का। आता बघा, आपले म्हणणे थोडक्यात सांगा, आजच्या धावपळीच्या युगात हे परवलीचे वाक्य आहे, एखाद्या विस्तृत लेखनाला आता संपूर्ण असे लक्षात येईल अशा पद्धतीने संक्षिप्त रूप देणे हे महत्वाचे कौशल्य आहे आणि हे कौशल्य विकसित करण्याच्या उद्देशाने सारांश लेखन या घटकाचा अभ्यासक्रम समावेश करण्यात आलेला आहे। मी सुरुवातीलाच सांगितलं तुम्हाला कि आज के जमाने में, भागदौड़ के जमाने में आपका कहीं ना कम से कम बातों में या कम से कम शब्दों में दूसरे के सामने रखने के लिए या इस कौशल्य का क्या किया है, सारांश लेखन का अभ्यासक्रम में समावेश किया है। आता सारांश लेखनासाठी महत्वाचे मुद्दे, उतारा काळजीपूर्वक नीट वाचा। जो भी प्रश्न पहला ई में अपठित उतारा रहता है उसे क्या करने का है, ध्यान से पढ़ने का है। त्याच्यामध्ये लेखकाने दिलेले विचार, मार्गदर्शन जे काय आहे ते काय करायचं आहे आपल्याला, सार्वजनिक पद्धतीने काय करायचं आहे ते वाचून काढायचं आहे। त्या वाचणाऱ्या प्रत्येक विचाराला त्याचे सुभाषित असतील तर त्याला थोडीशी अंडरलाईन केली, टिक मार्क केलं तरी चालेल। नंतर तुम्हाला काय लिहायचं आहे हे तुमच्या काय होईल, लक्षात येईल आणि त्या पद्धतीने तुम्ही त्या तुमच्या उतारा लिहिताना काय करू शकता, तुम्ही त्यामध्ये त्याचा समावेश करू शकता। उतारा ध्यानपूर्वक पढ़िए। उतारा पढ़ने के बाद अगर उसमें सुभाषित है, कुछ अच्छे अच्छे विचारों की श्रृंखला है, तो उसे आप थोड़ी सी टिक कर सकते हो और उसे ध्यान में रखते हुए जब आपको लिखना होता है तो उसका लिखने में उसका अंतर्भाव होना चाहिए। त्यात महत्वाचे काय सांगायचे आहे किंवा त्यात कोणता विचार मांडला आहे हे ठरवा और पढ़ते समय एक बार दो बार पढ़ने के बाद उसमें लेखक को क्या कहना है, कौन सा मैसेज देना है, ये उसे ध्यान में रखते समय उसे ध्यान में रखो और वो जो विचार है उसे का अंतर्भाव किसमें होना चाहिए, जब आप लिखने होते सारांश लेखन लिखते हैं तो उसमें क्या करना है, उसका अंतर्भाव आना चाहिए। ज्यावेळेस तुम्ही उतारा वाचताल त्या उतार्यामध्ये लेखकाने कुठले विचार मांडलेले आहेत, तुम्हाला कोणता संदेश त्या लेखकाला द्यायचा आहे, हे सगळ्याचा अंतर्भाव तुम्ही जो 100 ते 120 शब्दामध्ये नंतर काय करायचं आहे, करायचं आहे। उतार्यात असलेले वाक्यप्रचार, म्हणी, अलंकारिक शब्द सारांश लेखन करताना वापरू नका। आणि जर उतार्यात कुठला वाक्यप्रचार असेल किंवा म्हणी असतील, अलंकारिक शब्द असतील किंवा सारांश करताना काय करायचं आहे, ते वापरायचं नाही। तर त्या म्हणीचा काय अर्थ आहे किंवा अलंकारिक शब्द कुठला असेल तर त्याला अंडरलाईन न करता तो काय करायचा आहे, त्याचा अर्थ किंवा उतार्यात आलेले वाक्यप्रचार, म्हणी ह्याला न लिहिता कंटिन्यू लाईन मध्ये तो तुम्हाला काय करायचं आहे, लिहायचं आहे। सारांश लेखन म्हणजे काय, सारांश लेखन मध्ये मोठ्या पॅरेग्राफ मधून आलेला महत्वाचा विचार थोडक्यात सांगणे। सारांश लेखन किसे कहते हैं, आजच्या धावपळीच्या युगामध्ये सारांश लेखन किंवा हे करत असताना लेखनाला एक संपूर्ण असे दुसऱ्याच्या लक्षात येईल, कमीत कमी शब्दात आपला विचार कसा मांडायचा हे आपल्याला कळायला पाहिजे। आणि त्यासाठीच काय करायचं आहे, एक पॅरेग्राफ तुम्हाला दिलेला असतो, तो पॅरेग्राफ तुम्ही वाचला, वाचल्याच्या नंतर त्यामध्ये काय मेसेज आहे, काय संदेश आहे, तो काय करायचा आहे, खाली सारांश लेखन मध्ये घ्यायचा आहे। तो 100 किंवा 120 शब्दातच असावा, जास्त फापट पसारा तिथे मांडण्याची गरज नाहीये।
आणि ज्या पद्धतीने तुम्ही हे सारांश लेखन करत असाल त्यावेळेस तो थोडक्यात म्हणजे कमीत कमी शब्दामध्ये सांगायचा. जसेच तशी लाईन न लिहिता त्या ओळीमध्ये काय मेसेज दिलाय, काय संदेश दिलाय, हे सारांश लेखन करताना काय करायचं, खाली मग तुम्ही तो उत्तरामध्ये लिहायचा आहे. मित्र, ज्याप्रमाणे एखादा चित्रपट पाहतो आणि चित्रपट पाहून झाल्यावर आपल्या मित्रांना जेव्हा त्या चित्रपटाची कथा आपण सांगतो, ती कशी एकदम थोडक्यात आणि आपल्या शब्दात सांगतो, तसेच आपल्या सारांश लेखन लिहायचे आहे. काय करायचं है, आप एखादी फिल्म देखने के लिए जाते हो और आपने आपके दोस्त ने वो फिल्म देखी नहीं होती है, तो उसकी स्टोरी वो आपको पता है, अगर बताता है तो कैसे कम इसी में बताता है, 10-5 मिनट में वो पूरी फिल्म की ट्रेलर आपके सामने खड़ा कर देता है। उसी तरह जो भी पैसेज दिया है, तो वो पैसेज पढ़ने के बाद उसमें क्या मैसेज है, क्या संदेश है, और उसमें से जो विचार है वो विचार ही क्या करना होना चाहिए, उसमें सारांश लेखन में आना चाहिए। सारांश लेखन विभाग 5 उपयोजित लेखन प्रश्न क्रमांक 5 सारांश लेखन एकूण गुण 6 गद्य विभाग प्रश्न क्रमांक ए मधील अपठित उत्तराचा सारांश लिहा। सारांश लेखनाचा प्रश्न पत्र लेखनाला पर्यायी प्रश्न आहे आणि सारांश लेखन का जो प्रश्न आता है वो और में आता है। एक तो आप सारांश लेखन लिख सकते हो, नहीं तो पत्र लेखन लिख सकते हो, और में ऑप्शन में ये सारांश लेखन आपको एग्जाम में दिया जाता है। अगर आपको पत्र लेखन नहीं करना है तो आपको दूसरा पर्याय क्या है, सारांश लेखन, और सारांश लेखन आपको नहीं लिखना है तो आप पत्र लेखन लिख सकते हो। जब सारांश लेखन लिखना होता है तो जो मैंने पहले ही बताया कि गद्य प्रश्न में प्रश्न क्रमांक 1 ई का जो अपठित उतारा होता है, जिसे आपने कभी देखा नहीं होता है, पढ़ा नहीं होता है, उसको पढ़कर उसमें जो विचार दिए हैं, जो संदेश दिया है, उसे अंडरलाइन करके आपको क्या करना होता है, लिखना होता है। तो प्रश्न 5 अ में 6 मार्क के लिए पत्र लेखन और सारांश लेखन दोनों में से एक आपको क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। सारांश लेखनाच्या पायऱ्या, दिलेल्या परिच्छेदाचे वाचन, परिच्छेदातील आशयाचे आकलन आणि मध्यवर्ती विचार जाणून घेणे। काय आहे, दिलेला सारांश लेखनाच्या पायऱ्या म्हणजे आपको एक ध्यान में रखनी है, थीम ध्यान में रखनी है। पहले क्या करिए, प्रश्न पहला अपठित ई का पैसेज देखिए, उस परिच्छेद का वाचन करो। वाचन करने के बाद आपको जो अच्छा लगता है उसे आप थोड़े अंडरलाइन भी कर सकते हो। परिच्छेद एक बार पढ़ो, नहीं समझ रहा है तो दूसरी बार वाचो, लेकिन वो पढ़ने में ही ज्यादा टाइम आपका वेस्ट होना नहीं चाहिए। जास्त टाइम तुमचा तिथे गेलेला नसावा। ते परिच्छेदाचे वाचन केल्यानंतर तुम्हाला किती तुमच्या लक्षात राहिले, आपके ध्यान में उस परिच्छेद में क्या लेखक ने विचार दिए, लेखकाने काय विचार सांगितलाय किंवा लेखकाने कुठला संदेश दिलेला आहे, तो संदेश काय आहे हे तुम्हाला 1 किंवा 2 वेळेस वाचल्यानंतर तुम्हाला समजेल। आणि ते समजल्यानंतरच काय करायचं आहे, त्या आशयाचं त्याच्यावर थोडं चिंतन करून थोडस तुमच्या लक्षात येईल की आता या कुठलाही पॅसेज वाचल्यानंतर किंवा पॅरेग्राफ वाचल्यानंतर आपण पहिले प्रश्न तयार करायचो किंवा हे करायचो, पण आता आपला ते न करता काय करायचं आहे की अंकलन किती झालं, लक्षात किती राहिले तुमच्या, आणि जेवढं तुमच्या लक्षात राहिलं असेल, ज्या त्या लेखकाचे विचार आहेत, ज्या त्या लेखकानं संदेश दिलेला आहे, तोच संदेश तुमच्या भाषेमध्ये म्हणजे त्याच पेपरच्या भाषेमध्ये ज्या पेपर तुमचा असेल तिथेच स्वच्छ मराठी भाषेत कुठल्याही हिंदी शब्दांचा वापर न करता, दूसरा भाषेचा वापर न करता, जेवढं तुमच्या लक्षात राहिले, जितना आपके ध्यान में आया है पढ़ने के बाद, वही 100 से 120 शब्दों में क्या करना है, लिखना होता है। मध्यवर्ती विचार जाणून घेणे म्हणजे त्यामध्ये त्या पॅसेज मध्ये लेखकाने कुठला संदेश दिलाय किंवा कशासाठी दिलेला तुम्हाला वाचण्यासाठी हा अपठित गद्य उतारा, त्याच्यामागे काय उद्देश आहे, त्याच्यातून काय सांगायचं आहे किंवा कुठला विचार आपल्या समोर ठेवला आहे, या गोष्टी काय करायच्या आहेत आपल्याला सर्वात महत्वाच्या त्या जाणून घेऊन त्या तिथे लिहिल्या आहेत। आणि तिथे लिहिताना म्हणीचा वापर करायचा नाही किंवा बाहेरचे कुठलेही
दुसरा त्या परिच्छेदाला अनुसरूनच तुम्हाला काय करायचं आहे, सारांश लेखन करायचं आहे. दुसरीकडचं इकडचे तिकडचे कुठल्याही गप्पा गोष्टी त्यामध्ये करायच्या नाहीत. एक वेळेस थोडासा कमी झाला तरी चालेल, पण जो तुम्हाला उतारा आलेला आहे, जो पाठ पठित उतार्यामध्ये जो तुम्हाला पॅसेज दिलेला है, पैराग्राफ दिलेला है, त्या अनुषंगाने उसे ही देख के आपको वो पूरे के पूरा लिखना होता है. इधर उधर की बातें उसमें करनी नहीं है. पैसेज से में जो अनुसार जो विचार जो उद्देश्य लेखक ने दिया है, जो संदेश आपको दिया है, उससे क्या करना है, आपको वो लिखना होता है. उदाहरणे, अलंकार, दृष्टांत, म्हणी यांना वगळणे, समजलेला विचार स्वतःच्या शब्दात थोडक्यात सांगणे. उसमें कोई अलंकार रहता है या अलंकारिक भाषा का वापर होता है या कुछ उदाहरण दिए थे या जैसे कि दृष्टांत, आपको समझने के लिए कुछ दृष्टांत एक उदाहरण रहेंगे या जो मुहावरे रहते हैं उसका इस्तेमाल क्या करना है, उसमें नहीं करना है. तो अगर उस मनी क्यों दिए है या दृष्टांत क्यों दिया है, जो विचार से अनुषंग है, जो आपको आकलन हुआ है, वो अपने विचारों में अपने शब्दों में उसको क्या कहना है, उसका मैसेज आपको उधर कम से कम शब्दों में क्या करना होता है, लिखना होता है. दिलेल्या परिच्छेदाचे वाचन उतारा 2 वेळा काळजीपूर्वक शांततेत वाचणे. आणि सगळ्यात महत्वाचं काय आहे, आधी उतारा वाचल्यानंतर तुम्हाला सगळ्यात महत्वाचं उतारा 2 वेळा काय करायचं आहे, काळजीपूर्वक आणि शांततेत त्याचं काय करायचं आहे, वाचन करायचं आहे. शांततेत वाचल्यानंतर त्यातल्या ज्या म्हणी, जो जो मुहावरे है, जो अलंकारिक शब्द है, जो दृष्टांत है, उसको आपको उसका अर्थ समझना है कि ये किस लिए दिए है. म्हणे मुहावरों का वापर किया है पैसेज में तो क्यों किया है, दृष्टांत दिए है तो क्यों दिए है, अगर कुछ अलंकारिक शब्दों का वापर किया है तो इसलिए किया है, ये आपको आकलन करना है उसका, बल्कि उसे लिखना नहीं है. उसका अर्थ, उससे उसका उद्देश्य क्या है वो लिखने के पीछे, ये सब बात ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, उसको फिर अपने शब्दों में उसका ट्रांसलेशन करके वो अपने विचारों में कम भाषा में उसे क्या करना है, कम शब्दों में उधर लिखना है. परिच्छेदातील आशयाचे आकलन, उतारा नीट समजून घेणे. काय आहे, उतारा वाचायचा, वाचल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, तो नीट समजून घ्यायचा आहे की त्यामध्ये कुठला विचार लेखकाने दिलाय किंवा कुठला संदेश लेखकाने दिलेला आहे, काय उद्देश आहे तो पॅसेज लिहिण्यामागे, ते तुम्हाला नीट समजून घ्यायचं आहे. पॅसेज पढ़ने के बाद उसका उद्देश्य क्या है, वो उसमें जो विचार है, वो संदेश है, वो अच्छी तरह से क्या करना है, आपको समझना है, उसका आकलन करना है, उसके ऊपर थोड़ा विचार करना है और वही विचार फिर लिखना है. मध्यवर्ती विचार जाणून घेणे आणि लेखकाचे नेमके म्हणणे सांगणे. जिसी भी लेखक ने, अगर आपको लेखक मालूम नहीं है तो आप लेखक लिख सकते हो. तो वो उसने जिसलिए वो दिया है उसका क्या करना है, अच्छी तरह से वो उसका विचार, जो मध्यवर्ती कल्पना है उस पैसेज की, वो समझने के बाद, उसे पढ़ने के बाद त्या लेखकाचे विचार काय करायचे आहेत तुम्हाला सांगायचे आहेत. आणि मी सांगितल्याप्रमाणे काय करायचं आहे, महत्वाचे वाक्य अधोरेखित करने. अगर आपको उस पैसेज में कुछ अच्छा लगता है तो उसे क्या करना है, आपको पेन से या पेंसिल से थोड़ी सी अंडरलाइन भी कर सकती हो, ये आपको इतना लिखना है, ये करना है जो आपको अच्छा लगता है जिसके विचार के बारे में पढ़ने के बाद, और उसे एक चेन बना के क्या करना पड़ता है आपको, फिर वो लिखना पड़ता है. अधोरेखित वाक्य स्वभाषेत लिखने. आपने अगर पैसेज में अधोरेखित जो लाइन को अंडरलाइन किया है, उस ऐसे की वैसी वो लाइन उधर लिखनी नहीं है. तो उसका जो विचार है, उसका जो अर्थ है, वो अपने खुद के भाषा में, यानी आपको जो समझ में आया वो उधर क्या करना होता है, स्वभाषा में उधर लिखना होता है. स्वभाषा म्हणजे आप हिंदी में नहीं लिखना है, उसको मराठी में ही लिखना है. पण तुम्हाला तो विचार, तो जो संदेश आहे, त्या लाइन मध्ये लेखकाला काय सांगायचं आहे, जिथे तुम्ही अधोरेखित केलेला आहे, जहां आपने अंडरलाइन किया है, उस लाइन में लेखक को क्या कहना है, वो तो विचार है, वो हमें
अपने भाषा में क्या होता है, उसके भाषा में उसके विचार को उधर लिखना होता है, और इसे ही सारांश लेखन का कौशल्य कहते हैं। क्योंकि जो बात इतनी सारी बताई गई है वो कम से कम शब्दों में उसके विचार का अंतर्भाव अपने इसमें, अगर हम कोई भी फिल्म देखते हैं या एक करते हैं तो वो जैसे कि वैसे उसके डायलॉग उधर हम किसी दूसरे को स्टोरी बताते हैं, सामने बताते नहीं, तो उसने क्या किया, वो खाली सारांश में ये होता है वो होता है, ऐसी जो बातें हैं वो हम क्या करते हैं उसको मतलब बताते हैं। उस फिल्म के पूरे डायलॉग या उसके गाने स्टोरी बताते समय हम दोस्तों को या किसी को बताते नहीं है, तो उसमें जो मध्यवर्ती कल्पना है इसलिए क्या होता है, यही सारी बातें भी क्या करनी है हमके ध्यान में रखते हुए ही उसका पैसेज में जो पैसेज रहता है उसका उधर अंतर्भाव करना होता है। उत्तराचा 1/3 सारांश 35 ते 40 शब्दात लिहिणे अपेक्षित। उत्तरातील जो सारांश आहे तो काय आहे 35 ते 40, कारण इथे सारांश लेखनाचा उतारा जो आहे तो 100 ते 120 शब्दाचा असेल। आपको जो सारांश लेखन का जो पैसेज आएगा वो कितना रहेगा, 100 से 120 शब्दों का रहेगा पैसेज। प्रश्न पहिला की अपठित उतारा जो रहे वो 100 से 120 शब्दों का असेल, उसमें से आप लोगों को क्या करना है, उसको 35 से 40 शब्दों में उसे उधर लिखना अपेक्षित है। इसलिए आप जिस अच्छी लाइन को अंडरलाइन कर रहे हो, जो आपको विचार पसंद आ रहे हैं, तो उसी विचार को अपने स्वभाषा में लिखने में उसमें कोई ये है। सारांश लेखन लिहिल्यानंतर शब्द संख्या लिहू नये। बहुत सारे बच्चे करते हैं कि शब्दों को क्या करते हैं, नंबर देते हैं। क्या करते हैं, सारांश लेखन को नंबर देते हैं कि 1, 2, 3 ऐसे नंबर नहीं देने। सारांश लेखन एक पैसेज का उसे अंतर्भाव करते समय डायरेक्ट लाइन में आपको 35 से 40 शब्दों में क्या करना है, लिखना है, उसे नंबर नहीं देने हैं। अगर आप नंबर दोगे तो क्या होगा, उससे आपको नंबर ज्यादा नहीं मिल सकते। सारांश लेखनाला शीर्षक नाही दिलं तरी चालेल, एक कोई कथा कहाणी नाही है, ही काय आहे, कथा कहाणी नाही है, त्यामुळे ह्याला शीर्षक नहीं दिलं तरी चालेल। तो बच्चों क्या करते हैं, उचित शीर्षक देते हैं। अगर नहीं भी देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये कहानी नहीं है, स्टोरी लेटर राइटिंग नहीं है, अब स्टोरी राइटिंग नहीं है, कथा लेखन नहीं है। कथा लेखन को शीर्षक देना अनिवार्य है, बल्कि सारांश लेखन को आप शीर्षक नहीं भी देंगे तो कोई कुछ फर्क पड़ता नहीं है। तो इसी तरह से सारांश लेखन, आता प्रश्न पत्रिकेतील महत्वाचे, प्रश्न पत्रिकेत सारांश लेखन उतारा 100 ते 120 शब्दांचा असेल। किती असेल, प्रश्न पहला जो अपठित उतारा आपको लिखना है, उसका सारांश लेखन लिखना है, वो कितने शब्दों का रहेगा, 100 से 120 शब्दों का उधर आपको एक पैसेज उधर दिया जाएगा। उसे आपको क्या करना है, मैंने जैसे बताया, उसे पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद जो भी बात है, जो विचार है, लेखक ने जो मध्यवर्ती कल्पना दी है उसे उसको अंडरलाइन उधर करके, तो उस विचार को हमें अपने भाषा में क्या करना है, लिखना आहे। दिलेल्या परिच्छेदाचे थोडक्यात कमीत कमी शब्दात सारांश लिहिणे अपेक्षित आहे। दिलेला जो शब्द आहे, दिलेला जो परिच्छेद आहे, जो पॅसेज आहे, कमीत कमी शब्दात काय करायचं आहे, त्याचा सारांश लिहिणे अपेक्षित आहे। परिच्छेदाच्या सारांशातून संपूर्ण आशय लक्षात येणे अपेक्षित। आणि हा मुद्दा फार महत्वाचा आहे, कारण तुम्ही अंडरलाइन कराल, जशास तसे लाइन को आपको लिखना नहीं है। तो लेखक ने जो विचार, जो संदेश दिया है, जो मैसेज दिया है, उसको आपको वहां लिखना है। लेकिन लिखते समय इतनी बात जरूर ध्यान में रखनी है कि जो संदेश, जो विचार, जो कल्पना, जो भी है, जो उस पैसेज में है, वो अगर आप अंडरलाइन करके कम से कम शब्दों में वो आशय उस सारांश लेखन में आना क्या होता है, जरूरी होता है। नहीं तो लाइन छोड़ दी, बीच में की लाइन लिखी, दूसरी लाइन छोड़ दी, तीसरी लाइन लिखी, चौथी लाइन छोड़ दी, इसे सारांश लेखन नहीं करते। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं,
सारांश लेखन में ऐसा लिखते हैं, लेकिन ये गलत है। तो जो लेखक ने विचार पैसेज में दिए हैं और जो से आप अंडरलाइन करके जो आपने ध्यान में रखा है उसके पढ़कर जो आपके आकलन हुआ है उस क्या है वो समझ कर लेके उस संदेश को ही क्या करना है उधर आपको लिखना है। लेकिन लिखते समय जो दिया है उसका कम उधर ज्यादा शब्दों में दिया होता है, उसको आपको कम शब्दों में, आधे शब्दों में ही, यानी 120 शब्द में अगर वो पैसेज है तो आपको 35 से 40-45 शब्दों में उधर क्या करना पड़ता है, उस आशय को काट छाट करके वो आपको लिखना होता है। सारांश लेखनाची मध्यवर्ती कल्पना स्वतःच्या शब्दात मांडणे अपेक्षित। सारांश लेखनाची जी कल्पना आहे ती काय स्वतःच्या शब्दामध्ये मांडणे अपेक्षित आहे। परिच्छेदाचे व सारांशाचे शब्द मोजून नोंद करणे आवश्यक नाही। आणि सारांश लेखन की जो कल्पना है, जो मैसेज है, वो कम से कम शब्दों में उधर लिखना है। परिच्छेद और सारांश के शब्द को मौज करने की नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे शब्दों को नंबर नहीं देने हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि वैसे 35-40 शब्दों में उस आशय को आपको क्या करना होता है, वहां लिखना होता है। विभाग 5 उपयोजित लेखन प्रश्न क्रमांक 5 सारांश लेखन एकूण गुण 6 विभाग गद्य प्रश्न क्रमांक ई मधील अपठित उताराचा सारांश लिहा। मैं बार बार ये सारांश लिखण्यासाठी उतारा एसएससी बोर्ड एग्जाम मार्च 2019 में जो पैसेज आया था वही पैसेज मैंने आपको यहाँ उदाहरण के लिए दिया है। फिर एक बार बता रहा हूँ कि प्रश्न 5 पढ़ने के बाद जब आपको सारांश लेखन होता है तो उधर ही बच्चे उसी पेज पर सारांश का पैसेज देखने लगते हैं। उधर पैसेज नहीं दिया होता है, उधर स्पष्ट शब्दों में लिखा होता है कि विभाग गद्य प्रश्न क्रमांक 1 ई अपठित उतारा, जो आपने पहले लिखा भी होता है बहुत सारे बच्चों ने, लेकिन सारांश लेखन लिखने के बाद बच्चे ज्यादा से ज्यादा हड़बड़ा जाते हैं। तो अगर आपको लेटर राइटिंग नहीं करनी है और में सारांश लेखन करना है तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रश्न क्रमांक 1 ई में जाना है आपको, और उधर जो अपठित उतारा है उसे पढ़कर ही सारांश लेखन उसी पैसेज का लिखना है। बच्चों को समझ में नहीं आता है, छात्रों को, वो दूसरा कौन सा पैसेज भी, मतलब ये प्रश्न को ज्यादा से ज्यादा बच्चे सवाल ही नहीं करते क्योंकि वो हड़बड़ा जाते हैं, उसके ध्यान में नहीं आता है कि ये कहाँ है। तो ये जो सारांश लेखन का उतारा रहता है वो प्रश्न पहले ई में रहता है, जो अपठित उतारा रहता है। गद्य में पहले एक पैसेज आता है पाठ के ऊपर, दूसरा पाठ के ऊपर आता है, और तीसरा जो रहता है एक ई का वो अपठित रहता है, और उसका सारांश लेखन क्या क्या होता है आपको करना पड़ता है। आसान बात है, मैं बार बार वही दोहरा हूँ क्योंकि इसमें नहीं, जो लेखक ने उस पैसेज में विचार दिए है, कल्पना दी है, उसी को क्या करना होता है आपको पढ़कर उसको समझ कर ही कम शब्दों में उधर लिखना होता है। यही बात आप बार बार दोहराने से आप कंफ्यूज हो जाओगे कि लेकिन इसमें ये इतनी ज्यादा बात है ही नहीं, जो विचार है। और लिखते समय एक बात ध्यान में रखना है कि जो मुहावरे दिए जाते हैं, जो अलंकारिक शब्दों को वहां पर किया जाता है, या कुछ दृष्टांत रहते हैं, दृष्टांत यानी एक उदाहरण समझने के लिए दूसरा उदाहरण देना, तो उसको उस उदाहरण को आपको समझना है। अभी दृष्टांत दृष्टांत यानी एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के लिए दूसरा उदाहरण आपको समझ में आने के लिए उधर दिए होते हैं, उसको जैसे कि वैसे नहीं लिखना है। तो उसका आशय कम शब्दों में, और जो पूरा पैसेज है उसका आशय कम से कम शब्दों में आपको क्या करना होता है, क्योंकि उधर लिखना होता है। क्योंकि ये कौशल्य जो विकसित करना है, इसको आपको एग्जाम में जो दिया है वो इसीलिए दिया है कि आज के जमाने में, इस भागदौड़ के जमाने में ज्यादा से ज्यादा बकबक करने से कुछ फायदा नहीं है, बोलने से। इसलिए आपके विचार जो है वो कम से कम शब्दों में आपको लोगों के सामने रखने के लिए ज्यादा इसे नहीं होना चाहिए, मतलब रखते आना चाहिए। कम से कम शब्द में आपका जो कहना है वो आपको कहना आना चाहिए, इसीलिए ही इसका एकदम में अंतर्भाव किया है। ध्यान में रखो एक बार, प्रश्न पहला गुण प्रश्न पहला ई का अपठित उतारा चा सारांश लिहायचा है, और ये प्रश्न प्रश्न 5 में पूछा जाता है। एक तो लेटर राइटिंग और सारांश लेखन, प्रश्न गद्य विभाग ई। अब इधर एक उतारा दिया है, देखो कितना बड़ा पैसेज है ये,
फुले कोणाला आवडत नाहीत. मी तुम्हाला उतारा वाचून दाखवतोय. फुले कोणाला आवडत नाहीत? ती सर्वांनाच आवडतात. कोणाला ती पूजेसाठी हवी असतात, कोणाला ती हारतुरे, गजरे किंवा वेणीसाठी हवी असतात. पण फुलासाठी फुले या भावनेने त्याच्याकडे कोणी पाहत नाही. बघा, फुले कोणाला आवडत नाही? फुले सर्वांनाच आवडतात. कोणाला ती पूजेसाठी हवी असतात, कोणाला ती हारतुरे, गजरे किंवा वेणीसाठी हवी असतात. पण फुलांसाठी फुले या भावनेने त्यांच्याकडे कोणी पाहत नहीं। इसका मैसेज का अर्थ ये है, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपके जल्दी समझ में आए कि फूल कोई भी हो, फूल गुलाब का हो, कमल का हो, मोगरे का हो, जाई का हो, इजू का हो, किसे पसंद नहीं है फूल? फूल सब लोगों को पसंद है ना। किसी को पूजे के लिए चाहिए, तो किसी के लिए किसी का स्वागत करने के लिए हार बनाने के लिए चाहिए, किसी को किसी लड़की को गजरा जो वेणीसाठी यानी जो मालते हैं केसों बालों में उसके लिए फुलांसाठी फुले या भावनेने त्यांच्या कोणी कोणी पाहत नाही। फूल के लिए फूल ऐसा कोई देखता है क्या? गहन विचार है। लेखक ने माने कि फूलों का महत्व क्या है ये भी यहाँ बताया गया है कि वो हर किसी को चाहिए। तर पण फुलं शक्यतो वेलीवर किंवा फुलझाडावरच राहू द्यावी। पण फुलं काय असावेत? वेलीवर किंवा जो उसका पेड़ है उसके ऊपर ही वो अच्छे दिखते हैं। ती गळून पडली तर गोळा करावीत। ती अगर झड़ जाती है जमीन पे ऊपर तो ही उसे जमा करना चाहिए, लेकिन ऐसे ये नहीं करना चाहिए। मतलब ये बताया है इधर वेलीवर किंवा फुलझाडावरच राहू द्यावी। ती गळून पडली तर गोळा करावी। पारिजातकाचा सडा आपण सतत पाहतच असतो। वेलीवरची फुले कोमेजण्याची वेळ जाणून घेतली व त्यापूर्वी काही तास ती तोडली तर त्या फुलांच्या दृष्टीने ते न्यायाचे होईल। फुलांचा विचार असा भावनात्मक पातळीवर करू नये असे अनेकांना वाटेल, पण फुलाची कोमलता भावनांना स्पर्श करणारी असते। फुले म्हणजे निसर्गाचं भावकाव्यच जणू। आणि लेखक सांगतायत की फुलं उसके तोड़ने से पहले अगर आप कब झड़ने वाले उसकी राह देखेंगे और फिर ही उसका ये करेंगे, क्योंकि तो वो बेहतर रहता है। क्योंकि उनकी जो भावना है, वो भावना की जो रीत है उससे वो नहीं करना है। ते त्याच्यासाठी न्यायाचं होईल। कारण फुलांची कोमलता भावनांना स्पर्श करणारी असते। फुले म्हणजे निसर्गाचे भाव्य काव्य जणू। अशी ही फुले तशी कोणाचीच नसतात आणि तरीही ती सर्वांची असतात। रंग, रूप, गंध याची अखंड उधळण करून आपली जीवन रस पूर्ण, अर्थपूर्ण, भावपूर्ण करण्याचे काम ती मुकपणे करीत असतात। आणि फूल लेखक बोलते हैं कि फूल किसी का नहीं होता, लेकिन फूल सबका होता है। वो सबके काम में आता है। जब आपको जरूरत पड़ती है तो हम खाली उसका सुगंध लेने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। अखंड उधळण काय आहे त्यांचं जीवन रसपूर्ण, अर्थपूर्ण, भावपूर्ण करण्याचे काम ते मूकपणे करीत राहतात। या फुलांचे उत्तरायु व्हावे कसे? जहाँ वस्तूची पूजा फुलांनी करण्याऐवजी फुलाची पूजा भावनांनी केली तर ते अधिकच फुलतील आणि जस त्याचे नंदनवन जगाचे नंदनवन करतील। गावागावात फुलांसाठी मंदिरे असावीत। घराघरात केवळ फुलासाठी स्वतःचा चौरंग असावा। आणि लेखक एवढ्या मोठ्या पॅसेज मधून आता तुम्हाला काय करायचं आहे 35 ते 40 ओळीमध्ये जो जो विचार यहाँ इसमें आपको अच्छा लगता है की देखो फुले कोणाला आवडत नाही म्हणजे फुले सर्वांना आवडतात। ते देवाला आवडतात। कुणी त्याचा वापर वेणीसाठी करतो, कुणी ह्याच्यासाठी करतो जो विषय पण त्यांना भावना असते। ते पड़ने आधे झड़ने से पहले उसको उचलना या उसको तोड़ना ये क्या है अनिवार्य नहीं है। तो आप वेट करो कि वो कब झड़ जाते हैं, कब जमीन पर गिरते हैं, तभी उसको उसका इस्तेमाल करो। ऐसे आप ध्यान में रखते हुए उसको लिख सकते हो। बघा इतने बड़े पैसेज का इधर इतना सारा दिया है। फुले सर्वांनाच आवडतात। फुले काय सर्वांनाच आवडतात। कोणाला आवडत नाहीत ही लिहिण्याची गरजच नाही। फुले सर्वांनाच आवडतात। एक फुले तरी ती कोणत्या तरी कारणाने आवडते असं होता कामा नये। पण फुले कोणत्या तरी आपल्या कारणाने आवडतात असं होता कामा नये। ती फुले आहेत म्हणून आवडायला हवीत। ती फुले आहेत म्हणून आवडायला हवीत। फुले झाडावरून तोडू नयेत।
फुले झाडावरून तोडू नयेत. विचार पैसेज 2 बार पढ़ने के बाद इधर कम शब्द में दिए हैं. मग फुले झाडावरून तोडू नयेत तर ती कोमेजण्याच्या काही तास आधी तोडायला हरकत नाही. ती झाडावर गळून पडल्यावरच वेचावी. और वो जब झड़ जाते हैं, मैंने बोल दिया कि वो जब झड़ जाते हैं तब क्यों उसे आपको लेना चाहिए. कारण त्यांना भावना असतात. फुले रंग, रूप, गंध याची उधळण करून आपल्याला आनंद देतात. त्याबद्दल त्यांच्याशी काय झालं पाहिजे, आपण कृतज्ञ राहिलं पाहिजे. कारण फुले फुले आहेत, सगळ्यांना आवडतात. त्यांची मंदिरे उभारली पाहिजे. घरात त्यांना खास चौरंगाचे आसन मिळायला पाहिजे. आणि घरात सुद्धा काय असायला पाहिजे, खास करून चौरंगाचं आसन मिळायला पाहिजे. एवढा प्यासेजचा जेवढा विचार जितने पैसेज पढ़ने के बाद जितने अपने मन में वो विचार आया है, उसको ही उधर क्या करना है, ट्रांसलेट किया है. कम से कम शब्दों में आपके विचार उधर आने चाहिए. अगर कुछ किसी को पूछना है तो आप पूछ सकते हो. धन्यवाद सर. पाठ संपला है. हेलो. ओके सर. हाँ बच्चों, इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो. किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है बच्चों? इस टॉपिक से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो. अपना हैंड राइज कीजिए, हाथ ऊपर कीजिए. सर ने जो अभी मराठी का सारांश लेखन आपको पढ़ाया, बहुत ही अच्छे से पढ़ाया. सारे पॉइंट उन्होंने स्पष्ट करके उसका स्पष्टीकरण आपको दिया ताकि आप लोग बहुत ही अच्छे से एग्जाम में प्रेजेंटेशन कर सको. फिर भी अगर इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन है आपके मन में कोई शंका है तो आप लोग पूछ सकते हो. अपना हाथ ऊपर कीजिए, हैंड राइज कीजिए. सर आपकी सारी शंकाओं का निरसन करेंगे. हाँ सर जी, शायद बच्चों को इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं है, उनको अच्छे से समझ में आया. धन्यवाद सर जी. थैंक यू सर. धन्यवाद.